प्यारे बच्चों, इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये एमए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। उनमें से प्रथम स्थान है ऐतिहासिक ग्रंथों का। तो ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो हमें अधिकांश फारसी भाषा में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ भी इस काल के इतिहास को जानने के लाभदायक स्रोत हैं, जो कि फारसी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ सुल्तानों पर लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा दिए गए फरमान, शहजादे शहजादियों, मंत्रियों और विभिन्न बड़े अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत यात्रा के विवरण भी इस काल के इतिहास को जानने के लिखित प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त इस काल की पुरातात्विक सामग्री है ना, जैसे कि विभिन्न स्मारक, किले, इमारतें और मुद्राएं, ये भी हमें सल्तनत कालीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करती हैं। लेकिन इन स्रोतों का अध्ययन करते हुए, मुख्यतः ऐतिहासिक स्रोतों का और साहित्यिक स्रोतों का, हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है, एक सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ये जो स्रोत हैं अधिकांश पक्षपातपूर्ण हैं। क्यों है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण लिए हुए? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि ये मुख्यतः मुसलमान विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश जो हैं वो राजकीय संरक्षण जिन्हें प्राप्त था। तो इस कारण इनका विवरण जो है वो हिंदुओं के प्रति अनुदार रहा है, अपने संरक्षक सुल्तानों के प्रति प्रशंसात्मक रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको तनख्वाह दे रहा है तो उसकी प्रशंसा करना आपका धर्म होता है ना, उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, आप ये समझ लीजिए। तो और अधिकांश जनसाधारण के प्रति उदासीन रहा। ये राजा महाराजा की प्रेम प्रसंग चल रहा है या फिर वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो दरबारियों के बारे में ये बातें लिखने से ये जो है ग्रंथ बहुत आकर्षक बन गया है। तो इस प्रकार तबकात नासिरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ स्वीकार किया गया। विजयों के बारे में, उनकी किस्से कहानियाँ, उनकी प्रशंसा करते रहे, तो जनसाधारण के बारे में इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन त्रुटियों के प्रति आप सावधान रह करके आपको क्या करना चाहिए? सल्तनत कालीन इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, तो पहला जो ग्रंथ है वो है तहकीक हिंद। इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। आपने कहीं कहीं पे सुना होगा किताब उल हिंद, या तवारीख हिंद भी इसे कहते हैं, या तहकीक हिंद। ठीक है, तो इस ग्रंथ की जो रचना की थी वो अलबरूनी ने की थी अरबी भाषा में। और अलबरूनी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि अलबरूनी के बारे में कभी कभी एग्ज़ाम में इसी तरह से सीधे पूछा जाता है अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी का जन्म 73 ईस्वी में खीवा में हुआ था। उसने वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की और वो एक ख्याति प्राप्त विद्वान हो गया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ने खीवा पर आक्रमण किया और वहाँ पर युद्धबंदी के रूप में जो है प्राप्त किया अलबरूनी को। वो उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने, यानी कि महमूद गजनबी ने उसे अपनी दरबार में स्थान दिया। और फिर अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और भारत आने से पहले जो है वो खीवा में एक राजदूत के रूप में काम करता था। और वहाँ उसने जो है संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। अलबरूनी के विचारों पर यूनानी विचारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ा, और उसने इन सभी को अरबी पुस्तकों से जाना था। तो अपनी कृतियों में उसने अरस्तु और प्लेटो का भी वर्णन किया है। उसने अपने विभिन्न ग्रंथों में भारत के विषय में लिखा, जिनमें से तहकीक हिंद में दिए गए विवरण को जो है बहुत ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। बरूनी ने महमूद गजनबी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। बेसिकली क्या है कि तहकीक हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें क्या है 80 अध्याय हैं। अलबरूनी ने
महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मसूद से भी संरक्षण प्राप्त किया और 10 साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। इस लेक्चर में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे सल्तनतकालीन इतिहास के। तो सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वह तहकीक हिंद, ठीक है। इसे तवारीख हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं, है ना। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद भी कहते हैं। सॉरी, ये किताबुल हिंद ये गलत लिख दिया मैंने, इसको लिखा जाएगा किताब किताब। तो इस लेक्चर में हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। 1943 में अलबरूनी की मृत्यु हो गई। तो अलबरूनी ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है ये हम जान लेते हैं। उसने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीवों के आवागमन के सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत, भारतीयों के भोजन के बारे में, वेशभूषा, मेलों, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन के साधनों, इन सब के विषय में उसने लिखा है। उसने अपने विवरण में जो है भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पातंजलि के योग शास्त्र, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि तकरीबन अलबरूनी ने भारतीयों के जीवन के प्रत्येक पक्ष के बारे में लिखा है, ठीक है। अगर राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति की स्थिति के बारे में उसने उत्तरी भारत के बारे में लिखा है। उत्तरी भारत में भी गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर के बारे में लिखा है। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के विषय में उसने कुछ नहीं लिखा है। उसने क्या लिखा है भारत के बारे में? उसने लिखा है कि शासकों में कोई पारस्परिक एकता नहीं है, विदेशी आक्रमण के अवसर पर भी वे कभी मिलकर के एक नहीं हुए। उसने भारतीयों की जाति प्रथा की कठोरता, उनके दुष्परिणामों और अछूतों की स्थिति के बारे में भी लिखा हुआ है। उसने लिखा कि जाति प्रथा इतनी कठोर है कि यदि एक व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसे जाति में दोबारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसने सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी लिखा है, जैसे सती प्रथा के बारे में उसने लिखा है। उसके अनुसार जो है भारतीय बहुत क्या थे, अभिमानी थे। वो अपनी भाषा, संस्कृति, देश आदि सभी को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और इसके अलावा अलबरूनी हिंदू मंदिरों का, मूर्तियों का, बौद्ध मठों का और विहारों का भी वर्णन किया है। तो अलबरूनी ये लिखता है कि वैष्णव संप्रदाय क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय है और भारत में सभी भारतीय मूर्ति पूजक हैं। उसने लिखा है कि भाई भारत जो है क्या है, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न देश है। उसने भारतीयों की मुद्रा व्यवस्था के बारे में, नाप तोल के साधनों के बारे में भी लिखा है। उसने व्यापार के बारे में लिखा है कि भारतीयों में विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार ज़्यादा है। और उसने ये भी लिखा है कि भारतीय राजा अपनी प्रजा से 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे, जो कि उनकी आय का मुख्य साधन था। उसके अनुसार भारत एक धनवान देश था, लेकिन महमूद गजनवी ने उसकी समृद्धि को लूटकर नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तहकीक हिंद में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों के, यानी कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, सभी के बारे में लिखा गया। तो ये एक विस्तृत ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ आता है ताजुल मासिर, मोहम्मद हसन निज़ामी ने लिखा है। सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। हसन निज़ामी ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा है। हसन निज़ामी ने अपने इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना 2 बार में की। प्रारंभ में उसने 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया, किंतु इससे उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण उसने पुनः दूसरी बार 1217 से 1229 तक की घटनाओं का वर्णन किया, मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का, और कहीं कहीं उसने जो है मोहम्मद गोरी, सुल्तान इल्तुतमिश के समय की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। हसन निज़ामी ने मुख्यतः युद्धों, उनके कारणों और उनके परिणामों का अपनी किताब में वर्णन किया है। इसके अलावा
उसने भारतीय शासन प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव डाला है। अगर कुछ और की बात करें तो उसने क्या किया हुआ है, थोड़ा बहुत भारतीय शहरों पर, मेलों पर, उत्सवों और भारतीय मनोरंजन के साधनों पर भी प्रकाश डाला है। लेकिन उसके बाद भी जो है ताज उल मासर एक छोटा ग्रंथ है और भारतीय राजनीति, समाज, धर्म और संस्कृति के विषय में विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डालता है। देखो, इसका सबसे खास बात ताजुल मासिर की क्या है, इसे एक उपयोगी ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि हसन नज़ामी ने मुख्यतः भारतीय राजनीति और उससे संबंधित 12वीं सदी और अंतिम समय में 13वीं सदी के प्रारंभिक समय में युद्धों का वर्णन किया है और उन युद्ध और घटनाओं का उसने वर्णन किया है जो उसने अपने समय में होते हुए देखा है ना। तो इस कारण जो है, क्योंकि वो उनका प्रत्यक्षदर्शी था, उसका विवरण जो है पर्याप्त प्रामाणिक माना जाता है। इस कारण ताज उल मासिर को जो है एक उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ माना। नासिरी, तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। इसे उसने फ़ारसी भाषा में लिखा। 1228 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था। उस समय से बीच में केवल 1 वर्ष वो छोड़ करके वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल तक, यानी कि मुझे लगता है कि 1265 के आसपास तक वो शासनकाल तक जो है राज्य की सेवा में रहा। तो तबकाते नासिरी एक विस्तृत ग्रंथ है। तबकाते नासिरी जो है एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें क्या है, इसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों का वर्णन है। इसके अलावा इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों, भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ, गजनी और गौर वंश का इतिहास, मुसलमानी राज्यों पर मंगोलों के आक्रमण, इस तरह का विस्तृत वर्णन है। मिनहाज उस सिराज की जो है भाषा सरल है, स्पष्ट है और आकर्षक है। इसके अतिरिक्त उसने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया है, अपितु उनकी आलोचनात्मक व्याख्या भी की है। इससे क्या है, इससे आधुनिक इतिहासकारों को विभिन्न घटनाओं के कारण और परिणामों को जानने में सुविधा हुई। लेकिन इससे क्या है कि आधुनिक इतिहासकार इसके सभी निर्णयों को नहीं स्वीकारते हैं। जैसे कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि सुल्ताना रज़िया, ये मुल्ताना हो गया है, सुल्तान रज़िया के पतन का मुख्य कारण जो है उनका स्त्री होना था, जिसे आधुनिक इतिहासकार नहीं स्वीकारते। इसी तरह से बहुत सारे और निर्णय भी हैं जिनको आधुनिक इतिहासकार नहीं स्वीकारते, लेकिन तब भी सभी इतिहासकार ये सहमत हैं कि मिनहाज उस सिराज का ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन स्पष्ट, विस्तृत और सत्य के निकट है। इस प्रकार ये भी स्वीकार किया जाता है कि मिनहाज उस सिराज जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अधिकांशतः उसने काजी के रूप में काम किया। लेकिन जो मिनहाज उस सिराज है उसका लेखन जो है धार्मिक कट्टरता से मुक्त है। इसीलिए जियाउद्दीन बर्नी जैसे बाद के इतिहासकारों ने तबकाते नासिरी को एक विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार किया और इसका उपयोग अपने ग्रंथों को लिखने में भी किया है। मिनहाज उस सिराज की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त सुल्तानों और अमीरों के व्यक्तिगत जीवन, उनके प्रेम प्रसंग, नागरिक जीवन, महल के षड्यंत्रों आदि का भी विवरण किया है। इससे क्या है कि एक तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। खुसरो द्वारा लिखित विभिन्न ग्रंथ। तो अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो था अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो। ये अपने समय के एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। आपने इनकी कव्वालियाँ, गज़लें अक्सर सुनी होंगी, है ना। तो सुल्तान बलबन के समय में अपने जीवन का इन्होंने आरंभ किया। इसके बाद सुल्तान कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक का इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया। अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो 1253 में इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। आरंभ से इनकी अध्ययन में रुचि थी, तो 1325 ईस्वी में अपनी मृत्यु के अवसर तक ये जो है साहित्यिक कार्यों में ही लगे रहे। वो ऐसे पहले भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदू शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया। खुसरो वे इतिहासकार नहीं थे, वो बेसिकली जो है एक मुख्यतः जो है वो एक कवि थे और तब भी उनके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान जो हैं वो तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।
वो जो है एक के बाद एक, ऊपर हमने सुल्तानों के नाम आपको बताए, 6 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों, उनके विभिन्न दरबारियों, सेनापतियों तथा अपने समय के प्रसिद्ध संत निज़ामुद्दीन औलिया के व्यक्तिगत संपर्क में रहे थे। निज़ामुद्दीन औलिया से उनका इतना प्रेम था कि ऐसा कहते हैं कि जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो थोड़े ही समय बाद खुद जो है ये बात सुन करके अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, आज रंग हैरी माँ रंग हैरी, आप सुनिएगा, आपको मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध जो है गाना है, आज रंग हैरी माँ रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। तो ऐसा कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के लिए जो है अमीर खुसरो ने वो गाना लिखा हुआ है। चूँकि वो इतने सारे लोगों के संपर्क में रहे, इसलिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और धार्मिक वातावरण को समझने में जो है उन्हें सुविधा प्राप्त हुई थी। खुसरो ने भारत में भी बहुत भ्रमण किया और सुल्तानों के साथ जो है वो पूर्व में लखनौती, मुल्तान और दक्षिण में दौलताबाद तक की उन्होंने यात्राएं की। इसके अतिरिक्त जो है हम ये देखते हैं कि वो एक विद्वान थे और उन्हें सत्य के निकटतम रहने का जितना हो सकता है उन्होंने सत्य लिखने का प्रयत्न किया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने विभिन्न घटनाओं को चूँकि स्वयं देखा, तो उनकी साहित्यिक ग्रंथों को भी, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है वो, साहित्यिक ग्रंथों को भी तत्कालीन इतिहास जानने का उपयोगी साधन स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो खुसरो ने बहुत बड़ी संख्या में ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से किरान उस सादीन, मिफ्ताह उल फतूह, नूर से प्यार आसिक, तुगलकनामा, खजान उल फतूह, ये जो हैं ये प्रमुख ग्रंथ हैं। किरास उस सादीन की बात करते हैं तो 1289 ईस्वी में इसकी रचना पद्य में की गई। कई बार पूछा जाता है अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में, अगर हम कंपटीशन में, कि भाई ये पद्य में है कि गद्य में है, कौन सी रचना पद्य में है, कौन सी गद्य में है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो किरान उस सादीन की रचना 1289 ईस्वी में पद्य में की गई थी और किरान उस सादीन में सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता और बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की पारस्परिक भेंट, दिल्ली नगर के वैभव और भारत की समृद्धि का वर्णन किया गया है। 1291 में पद्य में मिफ्ताह उल फतूह में मलिक छज्जू के विद्रोह, जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अन्य सैनिक अभियानों का काव्य शैली में वर्णन किया गया है। और नूह सिपेहर में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों, भारत की कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन और भारत के विभिन्न पशु पक्षियों आदि का वर्णन जो है काव्य शैली में किया गया है। आशिक भी जो है वो काव्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें अलाउद्दीन की गुजरात विजय, मंगोलों द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाना और कैसे वो उस कैद से बच निकले, है ना, और खिजर खां के पतन का भी वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने लिखी है तुगलकनामा। तुगलकनामा में खुसरो खां और गियासुद्दीन तुगलक के मध्य हुई कूटनीति, युद्ध और गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने का विवरण है। ये ग्रंथ भी काव्य शैली में लिखा गया है। इसके अलावा ये गद्य शैली में लिखा गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन इसमें जो है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख बातें हैं, जैसे सरदारों का दमन, बाजार व्यवस्था, मंगोल आक्रमण, इन सब का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन मलिक काफूर के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों का वर्णन इसमें जो है बहुत विस्तृत रूप से किया गया है, इतने विस्तृत रूप से जियाउद्दीन बर्नी ने भी नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि खुसरो स्वयं भी जो है दक्षिण भारत गया होगा। तो खुसरो के जितने भी ग्रंथ हैं वो कोई भी ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में नहीं आते, परंतु तब भी जो है तत्कालीन घटनाएं ऐसी हैं कुछ जिनका वर्णन हमें उन्हीं के ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है खुसरो ने जो घटनाएं हैं उनका वर्णन जो है क्रमबद्ध रूप से किया है। इस कारण उनके जो ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक न होते हुए भी तत्कालीन इतिहास को जानने की महत्वपूर्ण सामग्री मानी। जियाउद्दीन बर्नी ने इस ग्रंथ की रचना 1398 ईस्वी के लगभग की थी और ये ग्रंथ जो है बर्नी ने फारसी भाषा में लिखा हुआ है।
इस ग्रंथ में सुल्तान बलबन के सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से ये ग्रंथ वहाँ से शुरुआत इसकी हुई है जहाँ पर तबकाते नासिरी समाप्त होता है। इस ग्रंथ में हमें सुल्तान बलबन, खिलजी सुल्तानों और तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में जो है उनके शासन प्रबंध, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा आदि सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। बर्नी ने सत्य लिखने का दावा किया और उसने प्रयत्न भी किया कि वो सत्य लिख पाए, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया है कि वो सुल्तानों के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकता है, जिसके कारण इतिहासकार इलियट और डाउसन ने उसे जो है न्यायपूर्ण लेखक मानने से इनकार कर दिया है। और आधुनिक कुछ इतिहासकारों ने भी बर्नी पर यह दोष लगाया है कि उसने कुछ घटनाओं की तारीखें नहीं लिखी और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से भी नहीं लिखा है। इसके अलावा जो है उस पर धार्मिक कट्टरता का भी दोष लगाया जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी घटनाओं में जो है इस तरह से लिखा है जिससे कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वो धार्मिक पक्षपात कर रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे। और इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर किसी को भी नोट बनाने का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा तो हिंदू या मुसलमान नहीं होगा, उसमें हर कोई जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो किसी धर्म विशेष को इसके लिए टारगेट करना ये गलत है। तो इससे पता चलता है कि खासकर जब वो इतिहासकार हो तो ये एक बहुत ही गलत बात होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो हिंदुओं के प्रति जो है अनुदार था। इस कारण तारीख़ फिरोज शाही को पूर्णतः विश्वसनीय ग्रंथ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि इसने जो है स्वयं जो उसने घटनाएं विभिन्न देखी थी उनका वर्णन विस्तृत रूप से किया। तब भी इसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है, क्योंकि बर्नी ने स्वयं घटनाओं को देखी थी, उनका उसने वर्णन जो है विस्तृत रूप से किया। शिराज अफीफ द्वारा रचित तारीख़ फिरोज शाही, इसे सुल्तान फिरोज शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो इसने तैमूर के आक्रमण के पश्चात संभवतः 15वीं सदी के प्रथम दशक में इसने ये ग्रंथ लिखा। इसने अपने ग्रंथ में अफीफ ने सुल्तान फिरोज शाह के जन्म, उसका सिंहासन पर बैठना, उसके समय में हुए मंगोल आक्रमण, उसका बंगाल पर आक्रमण, उसके गुलामों की व्यवस्था, उसकी सैनिक व्यवस्था, उसके धार्मिक और लोक हितकारी काम और उसके समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि सभी विषयों का वर्णन किया है ना। तो इस तरह से अफीफ का जो तारीख़ फिरोज शाही है वो मुख्यतः सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक और नागरिक घटनाओं का वर्णन करता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल का इतिहास जानने का एक उपयोग की ग्रंथ है। सीरत फिरोज शाही, इस ग्रंथ की रचना का लेखक हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी भी रचना जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में ही संभवतः 1370 ईस्वी के लगभग उसके संरक्षण में ही हुई है। इस प्रकार से ये जो है बेसिकली क्या है, ये जो शम्स शिराज अफीफ ने जो ग्रंथ लिखा है उसी का तारीख़ फिरोज शाही का विस्तृत संस्करण है और इसमें जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की बहुत प्रशंसा की गई है।